हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नए एमसी की वीडियो हम लेके आए हैं आपके सामने, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। A client was admitted to the hospital 24 hours ago after sustaining blunt chest trauma. एक client admit हुआ है हॉस्पिटल में 24 घंटे पहले की बात है, उसको क्या हुआ, blunt chest trauma हो गया है। Nurse monitor for which earliest clinical manifestation of acute respiratory distress syndrome। एक client admit हुआ किसके अंदर, हॉस्पिटल में 24 घंटे पहले उसको क्या हो गया था, blunt chest trauma हुआ था। और चेस्ट ट्रॉमा होने से अब आपको पूछा गया है कि उसमें कौन सा ऐसा सिम्टम है जो अर्लीस्ट साइन सिम्टम इंडिकेट करता है एआरडीएस का, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, ये आपने बताना है। पहला ऑप्शन है साइनोसिस एंड पेलर, कि वहाँ साइनोसिस और पेलर देखने मिलेगा। दूसरा कह रहा है डिफ्यूज क्रैकल एंड रोंकाई ऑन चेस्ट अस्कल्टेशन, जब चेस्ट साउंड को सुनेंगे तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रैकल्स और रोंकाई साउंड सुनेंगे। तीसरा कह रहा है इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट फ्रॉम 18 टू 30 ब्रीथ पर मिनट, 18 से 30 ब्रीथ पर मिनट जो है हमें क्या देखने मिलेगी वहाँ, रेस्पिरेटरी रेट देखने मिलेगा। फोर्थ वन कह रहा है हाइजीनेस और वाइट आउट अपीयरेंस ऑफ लंग्स और चेस्ट रेडियोग्राफ के ऊपर क्या देखने मिलेगा, वाइट आउट अपीयरेंस और देखने को मिलेगा, हैजीनेस देखने मिलेगा। तो इनमें क्या होगा, तो पहला कह रहा है साइनोसिस और पैलर होगा। तो साइनोसिस और पैलर जो है ये लेट साइन सिम्टम है किसका, जो हाइपोक्सीमिया होता है, हाइपोक्सिया बोलो, हाइपोक्सीमिया का लेट साइन सिम्टम है कौन, आपका साइनोसिस और पैलर। तो साइनोसिस और पैलर लेट साइन सिम्टम ऑफ हाइपोक्सीमिया। क्रैकल और रोंकाई जो आ रही है चेस्ट सस्कल्टेशन पे, ये इंडिकेट करता है किसको, पल्मोनरी एडिमा को। ये किसको इंडिकेट करता है, पल्मोनरी एडिमा को इंडिकेट करता है। रेस्पिरेटरी रेट जो 18 से 30 ब्रीथ पर मिनट है, यानी कि बढ़ी हुई है, ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट को क्या हो रखा है, टैकीपनिया हो रखा है। पेशेंट किसके साथ सफर कर रहा है, टैकीपनिया, और टैकीपनिया के साथ साथ वहाँ क्या है, डिसनिया, टैकीपनिया विद डिसनिया इंडिकेट कर रहा है ये, है ना, टैकीपनिया डिसनिया को इंडिकेट कर रहा है। और टैकीपनिया एंड डिसनिया इज अर्लीस्ट साइन सिम्टम, है ना, ये क्या है, अर्लीस्ट साइन सिम्टम है। अर्लीस्ट साइन सिम्टम बोलो, अर्लीस्ट साइन सिम्टम किसका, ए आर डी एस का, है ना। तो क्या होगा, सी, कि जो रेस्पिरेटरी रेट 18 टू 30 ब्रीथ पर मिनट जो क्या है, बढ़ी हुई है, ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट किसके अंदर है, ए आर डी एस के साथ में। तो सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद बक्स ट्रैक्शन एंड इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रैक्शन। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, क्लाइंट किसके साथ में है, बक्स ट्रैक्शन के साथ में, और मॉनिटर किया जा रहा है क्लाइंट को किसके लिए, ट्रैक्शन के कॉम्प्लिकेशन के लिए मॉनिटर किया जा रहा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट ए कॉम्प्लिकेशन, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो इंडिकेट कर रही है कॉम्प्लिकेशन को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बक्स ट्रैक्शन क्या है। तो बक्स ट्रैक्शन, ट्रैक्शन जो है ये क्या है, टाइप है, यानी कि जो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम की जब हम बात करें, स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ते हैं फ्रैक्चर के बारे में, स्केलेटल सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम फ्रैक्चर। और जब भी क्या हो जाता है, कोई बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस बोन को क्या करने के लिए, रीअलाइनमेंट करने के लिए, बोन का क्या करने के लिए, रीअलाइनमेंट करने के लिए हम या तो क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं,
रीअलाइनमेंट करने के लिए वहाँ क्या किया जाता है, सर्जरी परफॉर्म की जाती है, या हम क्या करते हैं वहाँ प्लास्टर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, प्लास्टर लगा दिया जाता है। तो सर्जरी करने से पहले, इमीडिएट तो सर्जरी पॉसिबल है नहीं, तो सर्जरी से पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ताकि बोन जो है वो क्या हो, आपस में जो है क्रीपिटस ना हो, वहाँ आपस में एक दूसरे के साथ क्या ना हो, उसके बोन की जो है आप कह सकते हैं कि टकराव ना हो, जिससे पेशेंट को पेन ना हो। तो वहाँ क्या लगा देते हैं हम, ट्रैक्शन लगा देते हैं थोड़े टाइम के लिए। और ट्रैक्शन जो है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन और एक होता है स्किन ट्रैक्शन। दो तरीके के ट्रैक्शन होते हैं, एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन ट्रैक्शन और दूसरा होता है स्किन ट्रैक्शन। दूसरा होता है स्किन ट्रैक्शन। तो ये जो आपका जो बक्स ट्रैक्शन है, बक्स ट्रैक्शन जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपकी स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। और स्किन ट्रैक्शन यानी कि वहाँ हम क्या करते हैं, स्किन के ऊपर से बैंडेजिंग करके इसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, और फिर उस पर क्या कर दिया जाता है, वेट बियर कर दिया जाता है। फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पे वेट को बियर कर देते हैं। अब क्या है कि आपने क्या किया, पेशेंट को ट्रैक्शन लगाया है, स्किन ट्रैक्शन लगाया है, तो उस कंडीशन में कि जो आपने बैंडेजिंग की है वो बैंडेज कहीं ज़्यादा टाइट तो नहीं प्लेस कर दिया आपने। अगर बहुत ज़्यादा टाइट प्लेस कर दिए तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वहाँ जो है उस एरिया में एडिमा हो सकता है। जो पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी है उस एक्सट्रीमिटी में क्या डेवलप हो सकता है, एडिमा हो सकता है ना। और एडिमा हुआ तो क्या हो सकता है, वहाँ पे एडिमा हो सकता है, एडिमा। और एडिमा होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो सकता है, न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। न्यूरोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोवास्कुलरिटी क्या हो सकती है, वहाँ की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। न्यूरोवास्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या हो सकता है, एडिमा, और एडिमा होने से हो सकता है वहाँ की क्या हो जाए, वहाँ की ब्लड सप्लाई वगैरह क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। नर्व कंडक्शन क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो यानी कि वहाँ क्या करना, हमने लगातार क्या करते रहने हैं, पल्स चेक करते हैं। क्या चेक करते रहते हैं, पल्स रेट को चेक करते हैं। और अगर वहाँ पे क्या हो रही है, वीक पेडल पल्स देखने को मिल रही है, इसका मतलब वहाँ क्या हो गया है, न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, यानी कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ जा रहा है पेशेंट। किसकी तरफ जा रहा है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। तो क्या है, ए ऑप्शन जो रहता है वो असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट करती है कि क्या हो गया है, ट्रैक्शन का कॉम्प्लिकेशन हो गया है, कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम की तरफ जा रहा है पेशेंट, न्यूरोवास्कुलर स्टेटस कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ड्रेनेज एट पिन साइट, ये इंडिकेट कर, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, स्केलेटल ट्रैक्शन में। और ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, कि वहाँ जो पिन डाली गई थी उस क्या हो गई है, पिन जो है वो क्या हो चुकी है, इन्फेक्टेड हो चुकी है, वहाँ क्या डेवलप हो गया, इन्फेक्शन डेवलप हो गया। इसके अलावा जो है जो आपका कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट है, और वार्म टोज विद ब्रीफ कैपिलरी ब्रिस्क कैपिलरी रिफिल, ये दोनों की दोनों नॉर्मल फाइंडिंग्स रहती है, नॉर्मल फाइंडिंग रहती है, नॉर्मल। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ, बी आंसर, सॉरी ए आंसर रहेगा कि वीक पेडल पल्स अगर आ रही है तो इंडिकेट करता है कि वहाँ क्या डेवलप हो गया है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीनेटल काइंड सस्पेक्ट हो रहा है किसके साथ में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ में कौन सी फाइंडिंग जो है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी टू नोट रिगार्डिंग द क्लाइंट स्टेटस, कि ऐसी कौन सी नीचे दिए गए में से चीज जो है फाइंडिंग है जो क्लाइंट के स्टेटस के साथ नर्स नोट करेगी? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है इसको दूसरे वर्डों में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको दूसरे शब्दों में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है यहाँ? तो यहाँ क्या हो जाती है? आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वर्ड का मतलब क्या है? माइक्रोसाइटिक, यानी कि सेल का साइज छोटा, जो जबकि वो आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो साइज क्या हो जाएगी? सेल जो है उसका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज सेल साइज। और उसके अंदर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम देखने को मिलेगा। इसको हमने बोला माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो हमें पूछा गया कि किसी पेशेंट में क्या हो रहा है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ आपको क्या देखने मिलेगा? तो कह रहा है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम या डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो या कम हो, तो फ्लूइड वॉल्यूम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा कह रहा है लो हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट लेवल। हाँ, तो हमने कहा कि वहाँ हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये बात सही है, हीमोग्लोबिन कम यानी कि हीमेटोक्रिट कम। और चौथा कह रहा है हाई हीमोग्लोबिन, और हाई हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये भी बात क्या रहती है? गलत। तो तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ? सही रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में और कौन कौन से आते हैं? तो आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। ये तीनों के तीनों एनीमिया जो है ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप के एनीमिया है। कैसे हैं? ये तीनों के तीनों माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया रहते हैं। ये तीनों के तीनों माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप के रहते हैं। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो आपका मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, जो आपका मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये आप कह सकते हैं फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो जो है वो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की कैटेगरी में आता है। ये कैसा एनीमिया रहेगा? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। यहाँ क्या होता है? सेल का साइज बड़ा होता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इसके साथ साथ आपका जो है एक रहता है परनीसियस एनीमिया, एक होता है आपका परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया है, परनीसियस एनीमिया जो है ये मैक्रोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है। ये कैसा एनीमिया है? तो ये मैक्रोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक होता है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक होता है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है। और एक होता है आपका ए प्लास्टिक एनीमिया। एक आपका कौन सा एनीमिया है? ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया। और ये जो ए प्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये कैसा होता है? ये नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। ये कैसा होता है? ये होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। तो हमने मॉर्फोलॉजिकल ये जो है मॉर्फोलॉजी के आधार पे चार तरीके के एनीमिया की बात करी। हमें कहा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, ये तीनों के तीनों माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है। आपका फॉलिक एसिड या फोलेट एसिड डेफिशिएंसी या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया रहता है। परनीसियस एनीमिया जो है वो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया रहता है।
और ए प्लास्टिक एनीमिया जो है वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया रहता है ना। जो आपका परनीसियस एनीमिया है, इसका होने का कारण होता है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। ये किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिक्रीज विटामिन बी 12 लेवल। जब क्या हो जाए, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसकी वजह से कौन सा एनीमिया होता है? आपका परनीसियस एनीमिया होता है। और विटामिन बी 12 का नॉर्मल लेवल जो होता है वो 200 से 900 पिकोग्राम पर एम एल होता है। इसका जो नॉर्मल लेवल है, जो आपका नॉर्मोसाइटिक मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया यानी कि परनीसियस एनीमिया जो है, इसका किसकी वजह से हुआ? हमने कहा कि ये जो हमारा विटामिन बी 12 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। और इसका नॉर्मल लेवल 200 से 900 पिकोग्राम पर एम एल रहता है। कितना रहता है? पिकोग्राम पर एम एल। वही हमने कहा कि जो आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है किसकी वजह से होता है? ये फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। और फोलिक एसिड का नॉर्मल लेवल कितना होता है? तो फोलिक एसिड का नॉर्मल लेवल 1.829 Ng पर एम एल होता है। कितना होता है? 1.829 Ng पर एम एल। 1.829 Ng पर एम एल, ये क्या रहता है? नॉर्मल फोलिक एसिड का लेवल रहता है। इसके अलावा अगर आयरन से रिलेटेड कुछ और स्पेसिफिक बातें करें आयरन की, पहली बात तो अगर हम बात करें एनीमिया के बारे में कि एनीमिया कब बोलते हैं, एनीमिया के बारे में बातें करें। एनीमिया, एनीमिया से रिलेटेड अगर कुछ बात करें,
इसके अलावा आयरन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करें, है ना। तो आयरन से रिलेटेड कुछ बातें करें, आयरन जो है वो कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना। कुछ और आयरन से रिलेटेड बातें करें। आयरन आयरन जो हमारी बॉडी में आयरन जो है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, आयरन एब्जॉर्ब कहाँ होता है हमारी बॉडी में। अगर ऐसे बात करें तो आयरन जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम में जाके एब्जॉर्ब होता है। जो हमारी बॉडी का जो जीआई सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट रहता है ड्यूडेनम, वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो है आयरन एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में, एब्जॉर्ब इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है। और किसकी फॉर्म में, तो Fe2+ फॉर्म में, किसमें, Fe2+ फॉर्म में। जो इसके अलावा अगर बात करें आयरन जो है तैयार कौन करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए प्रिपेयर करने का काम जो है वो स्टमक करता है। एब्जॉर्प्शन के लिए प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर कौन करता है, स्टमक। स्टमक जो है इसको आयरन को प्रिपेयर करने का काम करता है। जो हम आयरन लेते हैं वो आयरन जो है वो Fe3+ फॉर्म में होता है। आयरन कौन सी फॉर्म में होता है, Fe3+ की फॉर्म में होता है, जिसको हम फेरिक बोलते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फेरिक। जो जितनी भी वेजिटेरियन डाइट होती है, वेजिटेरियन डाइट में Fe3+ की फॉर्म में जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है वेजिटेरियन डाइट में। और जो नॉन वेजिटेरियन जो डाइट है, नॉन वेज जो है, नॉन वेज में जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, जैसे मीट है, एग्स है, इनके अंदर जो आयरन होता है वो Fe2+ की फॉर्म में होता है, यानी कि फेरस की फॉर्म में, फेरस की फॉर्म में आयरन होता है। अगर बात करें प्रेगनेंसी के बारे में, तो प्रेगनेंसी में जो है, प्रेगनेंसी में कितने mg आयरन की जरूरत होती है, तो 60 mg एलिमेंटल आयरन दिया जाता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में कितना आयरन दिया जाता है, 60 mg एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड किया जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के अंदर। जो आपका आयरन जो है ये स्टोर कहाँ होता है, आयरन स्टोर कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो स्टोर जो होता है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर। कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। और लीवर के अंदर जो है इसको स्टोर करने के लिए कौन सी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो फेरिटिन फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। कौन सी फॉर्म के अंदर, फेरिटिन फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, फेरिटिन फॉर्म। ट्रांसफर कौन सी फॉर्म में होता है, जैसे क्या है, जहां से आयरन टूटा, आयरन कहाँ से आएगा, तो आरबीसी, आरबीसी में से हीम, और हीम में से ओके कहाँ तक, ये जो है लीवर तक जो पहुंचेगा। तो जो है ट्रांसफर फॉर्म की अगर बात करें, ट्रांसफर फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी होती है, तो वो होती है ट्रांसफेरिटिन। ट्रांसफर फॉर्म ऑफ आयरन इज ट्रांसफेरिटिन। कौन सी होती है, ट्रांसफेरिटिन होती है। ट्रांसफेरिटिन की फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो प्रेगनेंसी में हमने कहा कि डेली 60 mg एलिमेंटल आयरन दिया जाता है, और टोटल प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, टोटल आयरन रिक्वायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन प्रेगनेंसी तो कितना होता है, 1000 mg, 1000 mg टोटल आयरन की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में। 60 mg एलिमेंटल आयरन दिया जाता है। आयरन एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में, एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार करता है स्टमक। एब्जॉर्ब होने की फॉर्म होती है Fe2+, फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। वेजिटेरियन डाइट से जो आयरन लेते हैं वो Fe3 की फॉर्म में लिया जाता है। Fe3 से Fe2 में बदलने के लिए जो जिम्मेदार आयन एंजाइम होता है, Fe3 से Fe3 से जो Fe2 में बदलता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, Fe3 से Fe2 में कैसे बदलता है, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं फेरो रिडक्टेज एंजाइम। फेरो रिडक्टेज एंजाइम जो कहाँ से आता है, जो हमारी ड्यूडेनम की सेल है वहां से आता है। फेरो रिडक्टेज एंजाइम इसको क्या करता है, फेरिक से फेरस के अंदर बदलने का काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारा आयरन है, एनीमिया कब बोलेंगे हम पर्सन के अंदर कि पेशेंट को क्या हो गया, एनीमिया हो गया। एनीमिया कब बोल सकते हैं, आयरन के लेवल को देख के। एनीमिया का कैसे पता लगेगा, एनीमिया,
एनीमिया। क्या एनीमिया कब बोलेंगे? तो अगर डब्ल्यूएचओ की ग्रेडिंग के अनुसार अगर हम बात करें, डब्ल्यूएचओ की ग्रेडिंग के हिसाब से बात करें कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से हम कब कह सकते हैं कि पेशेंट को एनीमिया है? तो अगर किसी पर्सन के अंदर क्या है 10 ग्राम पर डीएल से कम, 10 या 10 से कम अगर किसी के अंदर क्या है आयरन का लेवल है, तो हम उसको काउंट करते हैं कि इसको क्या है माइल्ड एनीमिया है। क्या है? माइल्ड एनीमिया है। 10 से कम माइल्ड एनीमिया, 7 से 10 के बीच में है तो हम बोलेंगे मॉडरेट एनीमिया है। 7 से 10 मॉडरेट एनीमिया, यानी कि 10 है तो माइल्ड, 7 से 10 मॉडरेट, 7 से 10 मॉडरेट, 7 से कम है तो सीवियर, सीवियर वाला एनीमिया है। और अगर 6.5 से कम है तो हम बोल देंगे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी। अगर 6.5 से कम तो लाइफ थ्रेटनिंग है। लाइफ थ्रेटनिंग। और अगर 4 से कम है तो बोलेंगे वेरी सीवियर कंडीशन है, वेरी सीवियर। तो इस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने ग्रेडिंग दी एनीमिया की कि 10 ग्राम है माइल्ड एनीमिया, 7 से 10 मॉडरेट, लेस देन 7 सीवियर, लेस देन 6.5 लाइफ थ्रेटनिंग, और लेस देन 4 इज वेरी सीवियर। ये तो हम क्या है कि बॉडी में आयरन का पता लगा के यानी कि फेरस के लेवल के हिसाब से हीमोग्लोबिन को देख के हम बता सकते हैं कि जो है एनीमिया जो किस ग्रेड का है। पर अगर हमें को बोले कि आपको फेरिटिन का लेवल चेक करना है ना, अगर पूछा जाए कि कम्युनिटी सेटअप में जनरली अगर डायरेक्ट हम बात करेंगे एनीमिया का बोलोगे तो एनीमिया जब हीमोग्लोबिन लेवल, जब क्या हो हीमोग्लोबिन का लेवल 11 mg पर डीएल से कम हो तो उसको किस में काउंट करते हैं? एनीमिया के अंदर काउंट करते हैं। कम्युनिटी सेटअप में एनीमिया का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कम्युनिटी सेटअप के अंदर, कम्युनिटी सेटअप में एनीमिया का पता लगाने के लिए बेस्ट चीज़ क्या है? तो हम वहाँ क्या करते हैं फेरिटिन का लेवल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? फेरिटिन का लेवल क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। और फेरिटिन का लेवल अगर क्या है 10 से 15 mcg पर लीटर कम है, क्या है 10 से 15 mcg पर लीटर से अगर कम है तो हम बोल देंगे कि इसको क्या है एनीमिया है। और ये क्या है बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। क्या है? बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है किसका पता लगाने के लिए? एनीमिया का पता लगाने के लिए। तो कम्युनिटी सेटअप में पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं फेरिटिन का लेवल, और फेरिटिन का लेवल कितने से कम हो 10 से 15 mcg पर लीटर से कम हो तो हम बोल देते हैं क्या कि इसको क्या हो गया है एनीमिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रीनेटल क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद ए वेजाइनल इन्फेक्शन। एक प्रीनेटल क्लाइंट डायग्नोस हुआ है वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ में फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म कैंडिडा एल्बिजेंस। एक लेडी है प्रीनेटल क्लाइंट है, एक लेडी है जो डायग्नोस हुई है कि उसको क्या हो गया कैंडिडा एल्बिजेंस का वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है। विच फाइंडिंग शुड द नर्स नोट एक्सपेक्ट टू नोट ऑन दी और असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट की कौन सी ऐसी नीचे दिए गए में से फाइंडिंग है जो क्या करेगी नर्स जो है वो एक्सपेक्ट करेगी कि उसकी असेसमेंट फाइंडिंग में देखने को मिलेगी। तो क्या देखने मिलेगा? तो पहला ऑप्शन कर रहा है कोस्टो वर्टिब्रल एंगल पेन। तो कोस्टो वर्टिब्रल एंगल पेन जो है ये कहाँ देखने मिलता है? हमें यूटीआई में देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है? यूटीआई वाले पेशेंट में देखने मिलता है कोस्टो वर्टिब्रल एंगल पेन। कैंडिडा एल्बिगेंस के इन्फेक्शन में नहीं होता है, ये कहाँ होता है? यूटीआई में होता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जिसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पेन इचिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज। हाँ तो क्या होता है पेशेंट जो है उसको क्या होता है पेन होता है, इचिंग होती है, और जो है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। और वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो कैसा होता है थिक वाइट टाइप का होता है। कैसा होता है? थिक वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। थिक वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज जो है ये इंडिकेटेड एलेंस है।
तीसरा कह रहा है एब्सेंस ऑफ एनी साइन एंड सिम्टम, की कोई साइन सिम्टम होगा ही नहीं, सारे सारे एब्सेंट होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और चौथा कहता है तो इचिंग एंड थिक वाइटिश वेजाइनल डिस्चार्ज, प्रोटीन यूरिया, हेमेचूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन, ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में होता है। कोस्टोवर्टिबल एंगल पेन, उसके साथ में हेमेचूरिया की कंडीशन भी देखने मिलती है, वो कहाँ होता है, यूटीआई में होता है। तो आंसर इज बी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए पोस्टम इन्फेंट, एक नर्स क्या कर रही है, असेसमेंट परफॉर्म कर रही है, एक पोस्टम इन्फेंट है। विच फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व, कौन सा ऐसा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो नर्स ऑब्जर्व करेगी, एक्सपेक्ट करेगी ऑब्जर्व करने के लिए। पहला कह रहा है पीलिंग ऑफ द स्किन, स्किन की पीलिंग देखने को मिलेगी। दूसरा कह रहा है स्मूथ सोल विदाउट क्रिएजेस, बिना क्रिएजेस के सोल जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि वहाँ कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं बनी होगी। तीसरा कह रहा है लेनोवो कवरिंग द एंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी को क्या है लेनोवो ने कवर करके रखा होगा। और चौथा कह रहा है वर्निक्स दैट कवर द बॉडी इन ए थिक लेयर, वर्निक्स क्या करके रखेगी, पूरी की पूरी बॉडी को कंप्लीट तरीके से क्या करके रखेगी, कवर करके रखेगी ऐसा। तो यानी कि यहाँ क्या बता रहा है, हमें पूछा गया है कि एक पोस्टम इन्फेंट को के लिए ऑब्जर्व कर रही है, तो पोस्टम इन्फेंट के लिए ऑब्जर्व कर रही है, तो वहाँ क्या देखने मिलेगा कि बच्चा जब लंबे समय तक मदर के वूम में रहेगा, पोस्टम यानी कि मोर देन 42 वीक, है ना। एक है टर्म, तीन कंडीशन होती है हमारे पास, एक होता है टर्म, एक है टर्म, एक होता है प्री टर्म और एक होता है पोस्ट टर्म। तो तीन तरीके की बातें हमारे सामने आती है, एक है टर्म, एक है प्री टर्म और एक है पोस्ट टर्म। टर्म हम किसको बोलेंगे, जो 37 वीक से लेके 42 वीक के बीच में उसको हम बोलेंगे टर्म। जो लेस देन 37 वीक है और मोर देन 28 वीक है उसको हम बोल देंगे प्री टर्म। और पोस्ट टर्म किसको बोलेंगे, तो पोस्ट टर्म बोल देंगे जो मोर देन 42 वीक है, 42 वीक के बाद। अब क्या है कि हमें कह रहा है पोस्ट टर्म में क्या देखने मिलेगा, तो पीलिंग ऑफ द स्किन, स्किन जो है वो उतरना शुरू हो गया है, ये जो है ये पोस्ट टर्म बेबी के अंदर देखने मिलता है। बिना क्रिएजेस की सोल होना, पूरी बॉडी पे पतले पतले बालों का होना, लेनोगो, लेनोगो यानी कि फाइन डाउनी एयर, जो बिल्कुल पतले पतले हल्के हल्के जो है पूरी बॉडी के ऊपर कवरिंग करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं लेनोगो, प्री टर्म में होते हैं। और वर्निक्स भी प्री टर्म बेबी में होते हैं। तो ये तीनों के तीनों सिम्टम जो है ये प्री टर्म बेबी के है ना, ये तीनों के तीनों किसको इंडिकेट करते हैं, ये प्री टर्म को इंडिकेट करते हैं। और पोस्ट टर्म में क्या होगा, तो पोस्ट टर्म का सिम्टम है कि पीलिंग ऑफ स्किन, बच्चे की स्किन जो है वो थोड़ी थोड़ी क्या होगी, अलग अलग जगह से उतरी हुई होगी। ये इंडिकेट करता है किसको, जो है पोस्ट टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोस्ट टर्म इन्फेंट डिलीवर वेजाइनली इज एक्सिबिटिंग टैकीपेनिया, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन एंड नेजल फ्लेयरिंग,
एक पोस्टरम बेबी वेजाइनल डिलीवर हुआ है अभी अभी, और क्या शो कर रहा है, टैकीपनिया, उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ी हुई है ना, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है। ग्रंटिंग, थोड़ा खींच खींच के सांस ले रहा है। रिट्रैक्शन जो है चेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, जो है गड्ढा सा बन रहा है। और नेजल फ्लेयरिंग, जो अपनी नोज जो है उनको क्या कर रहा है, फ्लेयर कर रहा है। द नर्स इंटरप्रेट दैट दीज असेसमेंट फाइंडिंग आर इंडिकेटिव ऑफ, नर्स कह रही है कि ये सारी की सारी चीजें हैं, जब देखी और देखने के बाद ऐसी क्या है जो इंडिकेट करता है नीचे दिए गए में से, तो उसको क्या हो गया होगा। तो पहला कह रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के साइन नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया में ऐसा साइन नहीं आता है। दूसरा कह रहा है RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्री टर्म में होता है ना कि पोस्ट टर्म बेबी में, और होने का कारण होता है इमेच्योरिटी ऑफ लंग्स। तो प्री टर्म बेबी में देखने को मिलता है, ये पोस्ट टर्म बेबी में नहीं होता है। होने का कारण होता है इमेच्योरिटी ऑफ लंग्स या लेस अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट इन लंग्स, तो ये होगा नहीं यहाँ, तो ये भी गलत है। और तीसरा कह रहा है यहाँ क्या हो गया, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो गया, तो ये बात सही है कि उस बच्चे को क्या हो गया होगा, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि बच्चा क्या है, पोस्टम है, और वहाँ जो है ये साइन सिम्टम जो आ रही है मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के। और चौथा कह रहा है ट्रांजिएंट टैकीपनी ऑफ न्यूबॉर्न, तो ये भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A nurse is caring for a client who had an orthopedic injury of the leg requiring surgery and application of the cast. एक पेशेंट नर्स केयर कर रही है और पेशेंट को क्या हुआ है, ऑर्थोपेडिक इंजरी हुआ है और उसको क्या है, सर्जरी का जरूरत है, कास्ट लगाया हुआ है यानी कि प्लास्टर लगाया हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिवली विच नर्सिंग असेसमेंट इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, सर्जरी के बाद कौन सा ऐसा नर्सिंग असेसमेंट है जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। सबसे पहला कह रहा है मॉनिटरिंग फॉर हील ब्रेकडाउन, तो उसकी हील ब्रेकडाउन के लिए मॉनिटर करना है। दूसरा कह रहा है मॉनिटरिंग फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, ब्लैडर डिस्टेंशन के लिए मॉनिटर करना है। तीसरा कह रहा है मॉनिटर फॉर एक्सट्रीमिटी शॉर्टनिंग, एक्सट्रीमिटी शॉर्ट हो रही है उसके लिए मॉनिटर करना है। चौथा कह रहा है मॉनिटरिंग फॉर लॉस ऑफ ब्लैंचिंग एबिलिटी ऑफ टो नेल बेड्स, यानी कि मॉनिटर करना है कि वहाँ जो उसके टो नेल बेड्स है, जो पैर की उंगलियां हैं, वहां से जो है ब्लड सप्लाई गायब हो गई है उसके लिए। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है पोस्ट ऑप में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है क्योंकि ये इंडिकेट करती है कि वहां से क्या हो गई है, ब्लड सप्लाई हट गई है। ये किसको इंडिकेट करता है, एब्सेंस या कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है। किसको, एब्सेंट या कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है। और अगर ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, एब्सेंट हो गई है या कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर जो पार्ट है जहाँ की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई है उससे फर्दर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। और हो सकता है कि नेक्रोसिस हो जाए तो वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो काम करना बंद कर दे। या जो है इंडिकेट करता है किसको, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को, कि सर्जरी हुई और ये क्या हो गया, यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है किसके लिए, जो ब्लड सप्लाई है उसको ध्यान करना है, पल्स चेक करते रहते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम को इंडिकेट करता है ये। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में 6 P देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलता है, 6 P सिम्टम आते हैं। क्या होता है 6 P, तो 6 P में जैसे पेन है, पेन, प्रेशर, पैरालिसिस, पेन, प्रेशर, पैरालिसिस, पैरास्थीसिया, पैलर, पैरास्थीसिया, पैलर, और पल्सलेसनेस। ये 6 P देखने को मिलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, जो इंडिकेट करता है कि वहाँ क्या हो गई है, पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो गई है। तो हमें क्या करना है, ब्लड सप्लाई का ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी बात रहती है। पोस्ट ऑपरेटिवली सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली असेसमेंट है। हील ब्रेकडाउन के लिए असेस नहीं करेंगे, ब्लैडर डिस्टेंशन के लिए असेस नहीं करते रहेंगे, और एक्सट्रीमिटी शॉर्टनिंग के लिए असेस नहीं करते रहेंगे। ये सारी बातें हाईएस्ट प्रायोरिटी पर नहीं रहती है। सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ जो है वो कौन है, मॉनिटर फॉर लॉस ऑफ ब्लैंचिंग एबिलिटी ऑफ
टोनेल बेड। तो हमने कुछ एमसीक्यू देखे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे के लेक्चर में हम और इसी तरीके के अच्छे अच्छे एमसीक्यू लेके आएंगे जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।